कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के छात्रों के लिए उनके इकाई 3 यानी नागरिक शास्त्र या लोकतांत्रिक राजनीति, ये जो इकाई है इसका आज दूसरा अध्याय है। अध्याय का नाम है संघवाद। बच्चों, संघवाद भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता रहा है। यद्यपि पिछले 70 वर्षों में भारतीय राजनीति में हुए परिवर्तन ने संघवाद के चरित्र को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। इस कथन को हम एक चुनौती के रूप में देख सकते हैं और हमारे देश में जो ये संघवाद है, जो संघवाद का मूल होता है अर्थ, उसमें कुछ चुनौतियां आ गई हैं। तो देखिए, संघवाद है क्या? संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। आज़ादी के उपरांत से लेकर आज तक भारतीय संघवाद का स्वरूप बदलता रहा है। भारतीय राजनीति में कई ऐसे परिवर्तन हुए जिससे संघीय प्रणाली के कई स्तरों पर प्रभावित किया है। इसके कारण देश में संघवाद के अलग अलग चरणों को देखने को मिल सकता है। तो इसके अलग अलग चरणों में, जैसे 1967 से 71 के बीच का एक समय है, फिर 71 से 77 का बीच इंदिरा गांधी के समय का है, तो और एक है 96 से 2014 के बीच का। तो 96 से 14 के बीच तक जो आम चुनाव से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया है और इन चुनावों के बाद के काल को सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था की संज्ञा दी गई है। और जो 71 से 77 में इंदिरा गांधी के समय का जो काल था वो एकात्मक संघवाद का काल कहा जाता था। और जो 67 से 71 के बीच का जो काल था तो उसे केंद्र कमजोर राज्यों वाले संघ का चित्र प्रस्तुत करता था, यानी कमजोर केंद्र, कमजोर राज्य वाले संघ का स्वरूप था 67 से 71 तक। 71 से 77 एकात्मक संघवाद था इंदिरा गांधी के ज़माने में, और 96 से 2014 के बीच जो आया उसमें क्या आया? सौदेबाजी। तो ये सौदेबाजी संघ व्यवस्था की संज्ञा दी जा सकती है। अब भारतीय संघवाद के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों में जैसे क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि, ये क्या हैं? ये चुनौतियां हैं। और जो 7वीं अनुसूची है, जो शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य के बीच, इसमें भी विवाद होते रहे हैं। यह भी एक चिंता का विषय है।
और ऐसे हैं जैसे संविधान संशोधन है, वो केंद्र सरकार उसमें ज़्यादा शक्तिशाली प्रतीत होती है, राज्यों की राय का कोई माने नहीं रखता। और धारा 356 के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के माध्यम से अपने शक्तियों का दुरुपयोग अनेकों बार देखने को मिला है। ये सारी चीज़ें क्या है, भारतीय संघवाद की चुनौतियां हैं और चिंता का भी विषय है। तो आइए अब आते हैं सीधे प्रश्नों पर और प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखिए, जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार प्रदान करना वयस्क मताधिकार है। भारत में वयस्क मताधिकार का आधार कम से कम 18 वर्ष की उम्र का होना है। अब आगे देखिए, किसी ऐसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी शासन व्यवस्था संघात्मक नहीं है, तो वो चीन है। दुनिया में कितने देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो 25 देश ऐसे हैं जहां संघात्मक शासन व्यवस्था है। वर्तमान समय में बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, तो बेल्जियम में संघात्मक सरकार है। संघात्मक देशों में दुनिया के कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, 40% जनसंख्या रहती है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है, तो 22 भाषाओं को रखा गया। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू किया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था। भारत में विषयों के बंटवारे के लिए कितनी अनुसूचियां बनाई गई हैं, तो वो 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ से क्या आशय है। आधुनिक लोकतंत्र में शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे को संघवाद कहा जा सकता है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने ऊर्ध्वाधर बंटवारा, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा और क्षैतिज बंटवारे के बारे में आपको बताए थे। तो जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा है वो गुण जो है क्या है, संघवाद का गुण है। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं, जो एक साझा कार्यक्रम के आधार पर चलाई जाती हैं। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए सरकार धन कैसे एकत्रित करती है। केंद्र और राज्य सरकारें कर लगाकर तथा संसाधन जमा करके अपनी सरकार चलाने व अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। एक गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक स्तर पर पंचायत और तीसरा जिला स्तर पर पंचायत। मेयर कौन होता है। बड़े नगरों के नगर निगमों के राजनीतिक प्रमुख को मेयर कहते हैं। उसे साधारणतः जनता द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। भारतीय संघ में सरकार के कितने स्तर हैं, तो भारतीय संघ में तो 2 स्तर, एक केंद्रीय और एक प्रांतीय सरकार होती है, 2 स्तर होते हैं। समवर्ती सूची के किन्हीं 5 विषयों के नाम बताइए। तो समवर्ती सूची आप ये जान लीजिए कि जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों जो है कानून बनाने की क्षमता रखते हैं, जिन जिन विषयों को, उसको समवर्ती सूची में रखा गया है। तो उसे केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो वो विषय कौन कौन से हैं। शिक्षा है, वन है, विवाह है, मजदूर है, संघ है, उत्तराधिकार है। तो ये सब जो है समवर्ती सूची के विषय हैं। राज्य सूची में रखे गए किन्हीं 5 विषयों के नाम बताइए। राज्य सूची में क्या है, जो राज्य सरकार पूर्णतः उस पर कानून बनाती है।
उसमें है पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है, सिंचाई है, ये सब राज्य के सूची में आते हैं। संघ सूची यानी जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, वो 5 विषय के हैं। प्रतिरक्षा यानी डिफेंस, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, इस पर केंद्र सरकार पूर्णतः कानून बनाती है। विश्व में 192 देशों में से कितने देशों में संघीय व्यवस्था है? तो 25 देश हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर के काम करती हैं। किन्हीं 5 संघीय व्यवस्था वाले देशों के नाम बताइए, यानी 5 देश का नाम बताना है जहां संघीय व्यवस्था है। नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 3 ब्राज़ील, नंबर 4 अर्जेंटीना, नंबर 5 भारत। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और भारत। संघीय शासन व्यवस्था के 2 उद्देश्य लिखिए। तो देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। दूसरा, क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। ये उसके संघवाद के, ये संघीय शासन के उद्देश्य हैं। संघीय शासन व्यवस्था कितने तरीकों से गठित होती है? तो ये 2 तरीके से होती है। नंबर 1 साथ आकर संघ बनाना, दूसरा बड़े देशों द्वारा विविध राज्यों का गठन कर सत्ता का बंटवारा करना। 4 देशों के नाम बताइए जहां एकात्मक प्रकार की सरकार है, यानी एकात्मक, यहाँ जो यानी शासन एक केंद्रित होता है और जो स्तर होते हैं उसके अधीन काम करते हैं। तो उसमें है ब्रिटेन, इटली, जापान और श्रीलंका। ब्रिटेन, इटली, जापान और श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है। साथ आकर संघ बनाने वाले किन्हीं 3 देशों के नाम बताइए। तो साथ आकर के जो संघ बनाए हैं उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। इनके प्रांत आपस में मिल करके एक संघीय सरकार बनाए हैं। भारतीय संघ में केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे हेतु क्या व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संघ में 3 सूचियों के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था की गई। वही जो हमने बताया कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है? संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय रखे गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। 97 विषय याद रखिए। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। राज्य सूची, राज्य सूची वह सूची है जिसमें उन विषयों को गिनाया जाता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। समवर्ती सूची से क्या आशय है? समवर्ती सूची एक ऐसे विषयों को रखा गया समवर्ती सूची में जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? जब केंद्र और राज्य सरकारों से उनकी कुछ शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार में बांट दी जाएं तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कोई शक्ति एक जगह केंद्रित न होकर के विभिन्न बंटवारों में बटी हो तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। शक्तियों का वितरण हो तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार में वितरण है ही है, साथ में उसमें से कुछ शक्तियाँ जो है स्थानीय शासन को या स्थानीय सरकार जो होते हैं, चाहे वो जिला स्तर का हो या ब्लॉक स्तर का, वो दे दिया जाता है, तो विकेंद्रीकरण होता है। किस प्रकार बेल्जियम की सरकार एकात्मक शासन प्रणाली से संघात्मक शासन प्रणाली में बदली? यानी बेल्जियम जो है एकात्मक से शासन प्रणाली से संघात्मक बन गई। बेल्जियम की केंद्रीय सरकार 1993 में संविधान संशोधन करके प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना लिया।
संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता दो स्तरों में केंद्रीय सरकार और विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों की सरकार के बीच बट जाती है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर के अपना काम करती हैं। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह भी होती हैं। शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल भावना क्या है? शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल भावना यह है कि अनेक मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्या की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का आधुनिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जाए। दूसरे, स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों से सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है। इस प्रकार स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। अब देखिए, भारत में भाषाई विविधता को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में 1991 की जनगणना के अनुसार 114 भाषाएं पाई गई। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इस कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। शेष को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है, यानी यहाँ जो है सबसे ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग भारत में किया जाता है। संघ बनने के अलग अलग ढंगों का वर्णन कीजिए। तो संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। नंबर 1, साथ आकर संघ बनाना। इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य अपनी इच्छा के साथ आकर के एक संघ का निर्माण करते हैं। इसमें वे अपनी संप्रभुता तथा अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। इसमें प्राय प्रांतों को केंद्र के समान अधिकार होते हैं और वे केंद्र से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही संघ राज्य बने हैं, यानी राज्य आपस में मिल करके एक राष्ट्र का निर्माण किए हैं और एक संघीय व्यवस्था बनाए हैं। दूसरा पॉइंट है साथ रखने के द्वारा संघ बनाना। इसमें बड़े देश अपने राज्य का गठन करते हैं, फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। इसमें राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। भारत, बेल्जियम, स्पेन इसके उदाहरण हैं। सरकार के तृतीय स्तर की किन्हीं 4 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। सरकार के तृतीय स्तर से आशय स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से है। इनकी 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। इन संस्थाओं के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति की सीटें आरक्षित होती हैं। इनमें से 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। सभी स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारें अपनी आय का 1 भाग विकास कार्य के लिए इन संस्थाओं को देती है और इनके पास खुद के टैक्स, खुद के राजस्व की व्यवस्था होती है और सरकारें भी राज्य सरकारें भी अपना कुछ योगदान देती हैं। अगला, भारत की भाषा नीति को संक्षेप में बताइए। हमारे संविधान में किस प्रकार भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? माने हमारे संविधान में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया है। साथ ही अन्य भाषाओं को संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए हैं। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के
किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते कि उम्मीदवार उसका विकल्प के रूप में चुने। राज्य की अपनी राजभाषा है। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। केंद्र सरकार ने गैर हिंदी भाषी राज्यों की मांग पर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग करने की अनुमति दी हुई है। जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे के प्रावधान का उल्लेख कीजिए। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। इस राज्य के विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान में कोई प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता। इन राज्यों के अस्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकता। संघवाद क्या है? भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है, बताइए। तो संघवाद का अर्थ होता है, संघवाद अर्थात संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच विभाजित होती है। भारत में संघवाद का स्वरूप, भारतीय संघवाद राज्यों का संघ है। भारतीय संघीय व्यवस्था में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है और दूसरी सरकार प्रांतों के लिए होती है। तीसरा है भारतीय संघवाद में शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है। भारतीय संघवाद में न्यायपालिका स्वतंत्र और सर्वोच्च है। 5वां है भारतीय संघवाद में सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। यहाँ कुछ राज्य को विशिष्ट अधिकार प्राप्त किए गए हैं। तो जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में सत्ता के बंटवारे का किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है? तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा भारतीय संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव के लिए संविधान संशोधन करना होगा। इससे पहले संशोधन को संसद के दोनों सदनों में पृथक पृथक 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना आवश्यक है। इसके बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होगा। संविधान द्वारा प्रस्तावित संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे की 3 सूची व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो संविधान द्वारा संघ सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा निम्नलिखित 3 सूचियों के द्वारा किया जाता है। नंबर 1 संघ सूची, जिसमें 97 विषय हैं, जिनके विषय रक्षा, वित्त, विदेश आदि हैं। तो इस पर पूर्णतः कानून केंद्र सरकार बनाती है। और राज्य सूची में जो विषय हैं जिसमें से हैं कृषि, पुलिस, वाणिज्य, ये राज्य सूची में आते हैं और इस पर कानून राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची, इस सूची में गिनाए गए विषयों में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं। और यदि दोनों सरकारों में कानून में टकराहट होने की स्थिति आती है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा और राज्य कानून निरस्त हो जाएगा। संघीय व्यवस्था की कोई 4 प्रमुख विशेषता बताइए। तो संघीय व्यवस्था में दोहरी शासन एक विशेषता है। संघात्मक सरकार में दोहरा शासन प्रबंध होता है, एक केंद्रीय शासन का और दूसरा प्रांतों का। दूसरा, शक्ति का बंटवारा। संघ सरकार में संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है। दोनों ही सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। नंबर 3, लिखित और कठोर संविधान। संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान लिखित तथा कठोर होता है। और चौथा जो है, स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और प्रांतों के आपसी विवादों को निपटाने के लिए तथा संविधान के मौलिक प्रावधानों को सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की जाती है।
73वें संविधान संशोधन 1992 में की गई प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। उस संशोधन यानी जो 73वां संविधान संशोधन 1992 था, इसकी दो विशेषताएं बताइए। तो 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसकी दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अब स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव 5 वर्ष में नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। नंबर 2, अब इन निकायों के सदस्यों के निर्वाचन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति तथा महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। शासन में अगला प्रश्न है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में मुख्य अंतर क्या है? इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं और सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं। इसमें राज्य सरकारों को भी शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन एक ही स्तर पर होता है और प्रांतीय सरकारें उसके अधीन होकर के काम करती हैं। इसमें प्रांतीय सरकारें अपनी शक्तियां केंद्रीय सरकार से ही प्राप्त करती हैं। दूसरा जो है, एकात्मक शासन में केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है, लेकिन संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य या प्रांतीय सरकारों को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। तीसरा जो होता है, एकात्मक शासन में प्रांतीय सरकारें अपने कार्य के लिए केंद्रीय सरकार के प्रति जिम्मेदार होती हैं, जबकि संघीय व्यवस्था में प्रांतीय सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं होती हैं। इनमें दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। उदाहरण के लिए भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील आदि देशों में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन, जापान आदि देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था है। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासनों के 2 महत्वपूर्ण अंतर को बताइए। यानी संशोधन से पहले भाई स्थानीय शासन तो पहले से ही था, लेकिन ये जो 92 में चेंजिंग क्या आई है, उसके क्या अंतर है, उस महत्व को समझाइए। इसमें पहला है संवैधानिक मान्यता। 1992 के पहले स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन 1992 के संशोधन के बाद स्थानीय शासन संस्थाओं को संविधान के 11वीं और 12वीं अनुसूची में शामिल करके इन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई है। नंबर 2, महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था। 1992 से पहले स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि 92 में संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त हुआ है। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में 2 स्तर संघीय शासन व्यवस्था में राज्य 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। यानी संघीय शासन में 2 स्तर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में सरकारें 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। नंबर 2, अलग अलग अधिकार क्षेत्र। संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग स्तरों की सरकारों के लिए एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने तथा प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। नंबर 3, संवैधानिक मान्यता। संघीय शासन व्यवस्था में संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और उसकी शक्तियों व अधिकारों की गारंटी व सुरक्षा देता है। नंबर 4, मौलिक प्रावधान। संघीय शासन व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को भी किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से हो सकती है। न्यायालय की सर्वोच्चता। संघीय सरकार व्यवस्था में न्यायालयों को संविधान तथा सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। सरकारों के बीच अधिकारों को लेकर के उठने वाले विवादों को निपटाने में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है।
नंबर 6 वित्तीय सुशासन। संघीय शासन व्यवस्था में वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग निर्धारित स्रोत होते हैं। नंबर 7 दोहरा उद्देश्य। संघीय शासन व्यवस्था में दोहरे उद्देश्य हैं। नंबर 1 देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, तथा दूसरा है क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। अगला है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के गठन को स्पष्ट कीजिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था भारत में गांव स्तर पर विद्यमान स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय यथा ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतें और ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पर, ये 3 स्तर होते हैं पंचायती राज्य व्यवस्था में। गांव में प्रधान होते हैं और इनमें कई सदस्य, अध्यक्ष, वार्डों के सदस्य जिन्हें पंच कहा जाता है, अध्यक्ष को सरपंच कहता है। सरपंच का चुनाव गांव में रहने वाले सभी वयस्क लोगों के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत क्षेत्र के लिए फैसला देने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम तथा ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, कई ग्राम पंचायतों को मिलकर के पंचायत समिति का गठन होता है। इसके सदस्यों का चुनाव इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। आप यूँ समझ लीजिए ब्लॉक प्रमुख जैसे चुना जाता है, वो ब्लॉक का देखता है पूरे ब्लॉक के शासन व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्था। और जिला परिषदें क्या करती हैं? किसी जिले के सभी पंचायत समितियां मिल करके जिला परिषद का गठन करती हैं। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद की राजनीतिक प्रधान होता है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। महिलाओं के आरक्षण से लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ी है। लेकिन पंचायतों के नियमित चुनाव होने के बावजूद अब भी ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं तथा अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को अभी पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। तो भारतीय संघवाद किस प्रकार कार्य करता है? तो भारत सरकार में भारतीय संघवाद को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई नीतियों को अपनाया गया है। जैसे नंबर 1 भाषाई राज्यों का गठन। स्वतंत्रता के बाद 1956 में सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करके कई राज्यों को भाषाई आधार पर गठित किया, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात आदि। इनके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन सांस्कृतिक या भौगोलिक अथवा जातीयताओं की भिन्नता को रेखांकित करने और उसे आदर देने के लिए भी किया गया है। इसमें नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड राज्य सम्मिलित है। भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादातर एकीकृत और मजबूत हुआ है। भाषा नीति। भारत एक बहुभाषी देश है। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं दी गई हैं। प्रत्येक राज्य अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र है। हिंदी जो राजभाषा माना गया है, लेकिन गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की मांग पर अंग्रेजी का भी प्रयोग जारी रखा गया है। नंबर 3 केंद्र राज्य संबंध। संघवाद के लिए यह आवश्यक है कि केंद्र और राज्यों के रिश्ते अच्छे रहें। 1990 के बाद से अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दल का उदय हुआ तथा केंद्र में गठबंधन सरकारें बनी। इससे सत्ता में साझेदारी और सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि भारत एक संघीय देश है जिसमें हमेशा संघवाद को सुचारू रूप से
कार्य करने का प्रयास किया है। संघीय शासन व्यवस्थाएं कितने तरीकों से गठित होती हैं, तो वर्णन कीजिए। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती हैं, यथा संघ आकर बनाना और साथ रह के संघ बनाना। ये प्रश्न वो आगे भी किया जा चुका है कि एक तो संघ बना करके एक साथ आकर के संघ बना लें, या साथ आकर के संघ बनाना, साथ रख करके संघ बनाना। तो संघ जो साथ आकर संघ बनाते हैं उसमें हमने बताया कि आपका अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। लेकिन जो साथ रख कर के संघ बनाया जाता है, जिसमें बेल्जियम का नाम आपने सुना, बेल्जियम है, ब्रिटेन है, जापान है, तो इसको देखिएगा। भारतीय संघ व्यवस्था की 5 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो भारतीय संघ की 5 विशेषता हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, 3 स्तरीय सरकारें, यानी 3 स्तर की सरकारें हैं। एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, इसके बाद स्थानीय शासन व्यवस्था है। दूसरी है शक्तियों का विभाजन। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो 3 सूचियों में वर्णित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय को डाला गया है, राज्य सूची में राज्य के महत्व के विषयों को डाला गया, समवर्ती सूची में दोनों के लिए वो खोला गया है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस पर कानून बना सकती हैं। उन विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया। अवशिष्ट विषय, शेष विषय केंद्र सरकार को प्रदान किए गए। इनके अलावा, यानी जो केंद्र सूची में डाले गए, जो राज्य सूची में डाले गए, जो समवर्ती सूची में डाले गए, इसके अलावा भी कुछ बच गए जिसे अवशिष्ट विषय कहा जाता है, और उसको जो है केंद्र को सौंप दिया गया है या केंद्र सरकार को प्रदान कर दिया गया है कि उस पर कानून बनाए। संविधान की सर्वोच्चता, तो भारतीय संघवाद में संविधान को सर्वोच्चता मिली है। वो जो है संविधान की रक्षा और उस संविधान के प्रावधानों के विपरीत किसी भी कार्य को असंवैधानिक घोषित करके उसे रद्द कर देती है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, भारतीय संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र और सर्वोच्च है। शक्ति के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने पर यह अपना फैसला सर्वोच्च न्यायालय से ही लेता है, यानी राज्य और केंद्र सरकार में अगर कोई विवाद है तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर फैसला देता है। तो देखो, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान सर्वोच्च है। तो इस प्रकार बच्चों आज आप लोगों ने संघवाद का अध्ययन किया। अगले वीडियो में अगला चैप्टर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक आप पीछे के अध्यायों का अध्ययन करते रहें, नोट्स बनाते रहें, वीडियो को बार बार देखते रहें, जिससे आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा जो भविष्य में आपके काम आएगा।